Hello everyone, this is Science Based Classes and today we will see the topic acid, base and salt. तो पहले वाले पार्ट में हम एसिड से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो सब हम देख चुके हैं. आइए अब देखते हैं बेस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे वो कैसे कैसे बन सकते हैं. पहले बात तो क्लास 10th के लिए सवाल है ही है और बाकी अदर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल सारे के सारे रहेंगे. और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, जो बेसिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हैं, वन डे एग्जाम जिसको बोलते हैं. और अदर एग्जाम्स अगर जैसे होते हैं जैसे एनसी ओलंपियाड है, एनटीएससी है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं अब ये सवाल. चलिए देखते हैं पहला सवाल बेस के ऊपर कौन सा बना हुआ है. पहले सवाल में पूछा है व्हाट इज बेस. अभी हमको ऑप्शंस देख के हमको समझ में आ रहा है कि इसका रिलेशन, इस सवाल का जो रिलेशन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से है. जैसे टर्न्स द ब्लू लिटमस टू द रेड, है ना. एक पहला सवाल ये है, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं. बी क्या है, विच टर्न्स द रेड लिटमस टू द ब्लू. तीसरा है नो इफेक्ट ऑन द लिटमस सोल्यूशन. चौथा नन ऑफ दीज. तो ऐसे सॉल्यूशंस जो एक तरह का इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है जो बेस में डालने पर चेंज हो सकता है और एसिड में भी डालने पर चेंज हो सकता है. तो देखते हैं कैसा चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे. अगर लिटमस रेड कलर का है, उसमें बेस डालने पर वो ब्लू हो जाता है, सॉल्यूशन डालने ब्लू हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये बेस होगा. और अगर ब्लू लिटमस है, उसमें कोई सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन डालेंगे, अगर वो रेड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वो एसिड है वो. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी. देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल बेस के ऊपर कैसे बना हुआ है. सवाल वही है व्हाट इज बेस, लेकिन इसके पूछने का तरीका इस बार अलग हो गया है. पहले बार में पूछा था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर किसी लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है. अभी देखते हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, उसको टेस्ट करने पे या फिर उसको छू के देखे तो कैसा होता है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है. तो सवाल कैसे पूछा हुआ है, व्हाट इज बेस. पहला ऑप्शन है सोर एंड ऑयली. सोर का मतलब होता है खट्टा, ऑयली का मतलब ऑयल के जैसा इसका टेक्सचर रहेगा. स्वीट एंड वॉलेटाइल, मीठा हो इसके स्वाद में. तीसरा ऑप्शन है बिटर, कड़वा हो. चौथा ऑप्शन है स्पाइसी, तीखा हो. तो अब ये चारों ऑप्शन को पढ़ते हुए हमको ये पता है कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस. अब इसको कैसे ऑप्शन कैसे होंगे. पहला विच रिएक्ट्स वाइगोरसली. दूसरा विच कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन. तीसरा विच बिकम स्ट्रॉन्ग सॉलिड व्हेन एडेड टू वाटर. चौथा हो जाएगा विच डू नॉट शो एनी रिएक्शंस. तो ऑप्शंस पढ़ने से हमको ये समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है कि विच रिएक्ट्स वाइगरस, जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हो, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन जो देता हो उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे. या फिर जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे. या फिर पानी में डालते ही जो सॉलिड बन जाए उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे. या फिर कोई भी रिएक्शन ना शो करे उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे. तो इस बेस पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे कंपाउंड जो पानी में पूरी तरह घुल जाएं, जैसे कि 10 ग्राम अगर NaOH ले लिया जाए, अगर NaOH को 10 ग्राम ले लिया जाए और पानी में घोल दिया जाए तो Na प्लस और OH माइनस इसके पूरी तरह से 10-10 ग्राम मिलेंगे और बाकी NaOH घुलने के बाद मिलेगा हमको 0. यानी कि ये पूरी तरह से पानी के अंदर में डिसॉल्व हो जा रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वही होता है जो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही होगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज वीक बेस. अभी इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में देखा था, उसी के रिलेटेड एक दूसरा सवाल आया हुआ, व्हाट इज वीक बेस. पहला ऑप्शन दिया हुआ विच रिएक्ट्स वेरी साइलेंटली, मतलब रिएक्शन करने पे बहुत ज्यादा एनर्जी ना दे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे रिएक्शंस हो जाए. दूसरा क्या हुआ, विच डू नॉट डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन. कहने का मतलब इसको अगर पानी में डिसॉल्व करें तो पूरी तरीके से घुले ना अपने अमाउंट में. तीसरा है विच कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन. तीसरा ऑप्शन यही है कि जो पूरी तरह से पानी में घुल जाए. चौथा ऑप्शन है विच डू नॉट शो एनी रिएक्शन. कहने का मतलब अगर उसको रिएक्शन कराएं तो कोई भी किसी तरह के रिएक्शन शो ना करे. तो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वो होते हैं
जो कंप्लीटली जो होते हैं एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, तो उसका जस्ट उल्टा वीक के लिए होगा जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारा यहां पर है, जो कि पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो रहा है एक्वस सोल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारा यहां पे सही होगा। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। सवाल पूछा क्या है, नेम द प्रोसेस व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड। कहने का मतलब ये है कि अगर उस क्रिया का या प्रक्रिया का नाम बताइए जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा। ए ऑप्शन है कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलना। बी ऑप्शन है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्टेड हो जाए उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तीसरा है ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन वो होता है जब जिंक की कोटिंग हम रस्टिंग की प्रोसेस को रोकने के लिए जब आयरन्स पे करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। चौथा ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है एसिड और बेस के रिएक्शन, जब एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए बेस को उसमें डाला जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है। पहला है विच न्यूट्रलाइजेस द बेस, दूसरा ऑप्शन है विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड, तीसरा ऑप्शन है विच प्रोवोक्स द न्यूट्रल सोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है विच न्यूट्रलाइज द आयनिक सोल्यूशन। तो एंटासिड का मतलब ये होता है कि कोई भी एसिडिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए कोई भी सामान को अगर जो बोला जाता है कॉमर्शियली बोला जाता है उसको बोलते हैं एंटासिड। तो एंटासिड के अकॉर्डिंग टू इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड। एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं एंटासिड। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो चार ऑप्शन दिए हैं पहले ये देख लेते हैं। NaOH, दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस। इसमें ये देखिएगा पहले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, ये कॉमन नेम है एंटासिड का, एंटासिड का कॉमन नेम है। और एंटासिड इससे पहले हमने बताया था कि वो सॉल्यूशंस या वो कंपाउंड जो एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और एंटासिड क्या होता है, एक तरीके का इसका कॉमर्शियल नेम होता है। तो कॉमर्शियल नेम किसका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मैग्नीशिया में हमको जैसे कि समझ में आ रहा है मैग्नीशिया, मैग्नीशियम समझ में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल क्या पूछ रहा है, फार्मर न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय व्हिच कंपाउंड। तो सवाल पूछा है कि जो किसान होते हैं अगर उनके खेत में उनकी मिट्टी का अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल की एसिडिटी अगर बढ़ जाती है तो कौन से कंपाउंड से उस एसिडिटी को कैंसिल आउट करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। कभी कभी यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी कभी बारिश ना होने की वजह से या कुछ अलग फसल लगा दिए हो उसकी वजह से सॉइल की कभी कभी एसिडिटी और बेसिसिटी बढ़ और घट जाती है। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे वो उसकी न्यूट्रलिटी उसको न्यूट्रल कर सकता है। पहला NaOH, दूसरा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। NaOH ये इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, इसका नाम है बी का ऑप्शन नाम है स्लेग्ड लाइम, तीसरा का नाम तो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चौथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कोई कॉमन नेम नहीं है। अब इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सस्ता और आसानी से प्राप्त होने वाला कंपाउंड हमारा है बी स्लेग्ड लाइम। इसकी वजह से किसान इसको क्या करते हैं, उसके एसिडिटी को हटाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड स्लेग्ड लाइम का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल में पूछा है कि पीएच ऑफ द बेस फाउंड, जो बेसेस होते हैं उनका पीएच कहाँ पर लाई करता है। पीएच के लिए एक स्केल होती है जो 0 से लेकर के 14 तक चलती है, बीच में उसका एक पॉइंट आता है 7, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और इस स्केल में अगर
किसी सोल्यूशन की वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है तो वो होता है बेस, और अगर 7 से कम आती है तो वो होता है एसिड, और एग्जैक्टली 7 आता है तो वो होता है न्यूट्रल। जैसे कि हमारा वाटर न्यूट्रल होता है HCl जो कि एसिडिक होता है तो उसका pH लेस देन 7 हो जाएगा, और बेस जो कि उसका pH 7 से ज़्यादा होता है तो उसको किस में हो जाएगा, बेस। तो इसके अकॉर्डिंग pH का जो बेस होता है मोर देन 7 में आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके डॉक्टर एडवाइज टू यूज द टूथपेस्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट। कहने का मतलब है कि अगर दांत के सड़ने पर डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप रेगुलरली टूथपेस्ट को इस्तेमाल करिए। आखिर टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूट्रल होता है उसका नेचर, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या कोरोसिव होता है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसका क्या जो बेसिक लॉजिक है ये समझ लेते हैं। हमारे दांतों में रात के समय में जब हमारा सलाइवा कम निकलता है तो उस टाइम पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा थोड़ा सा बनने लगता है और उसी के एसिडिक नेचर में बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होने लगता है, जिसकी वजह से दोनों मिल करके कोरोसिव नेचर बन जाता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों वहाँ पर एक्ट करके दांत को सड़ाते हैं, बैक्टीरिया भी और वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड के इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बेस से। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, आज तो देख लिया हम लोगों ने बेस के ऊपर बने हुए 10 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में थे, और आने वाले जो वीडियोस में एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन में वीडियो आएंगे। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, बेस के स्ट्रेंथ के बेसिस पे इस तरह के ऑर्डर समझाइए। इन सब के बेसिस पे वीडियोस आने वाले हैं, तो ये वीडियोस को जरूर देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए और NTSC ओलंपियाड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और ये सैम्पल पेपर से लिए गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर सवाल लिए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि ओरली बना दिया गया है, ये आपके प्रीवियस ईयर से देखे गए सवाल है। तो आप हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए और एक्सप्लेनेशन को नोट करिए। कॉपी किताब का इस्तेमाल करिए, कॉपी पेन का, और एक्सप्लेनेशन को नोट करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, थैंक यू।